औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह भी ड्रग मेटाबॉलिज्म है। पिछले जो लेक्चर थी ठीक है, पार्ट 2 ड्रग ऑफ मेटाबॉलिज्म पार्ट 2 जो थी उसके अंदर हमने फेज़ 1 रिएक्शंस एक्सप्लेन किए थे। आज जो पार्ट 3 है इसके अंदर हम फेज़ 2 रिएक्शंस और साथ सम केसेस है हमारे पास ठीक है वो भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे वो फैक्टर्स ठीक है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के पार्ट 3 के तरफ। पार्ट 3 ड्रग मेटाबॉलिज्म ठीक है, पार्ट नंबर 3 ठीक है। ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म का से रिलेटेड है ठीक है, उसका एक हिस्सा है। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फेज़ 2 रिएक्शंस। फेज़ 2 रिएक्शंस ये आज हमारा टॉपिक होगा, फेज़ 2 रिएक्शंस। फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर वो रिएक्शंस है ठीक है जिनमें आते हैं हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है कंजुगेशन रिएक्शंस। कंजुगेशन रिएक्शंस। कंजुगेशन जितने भी रिएक्शंस है वो फेज़ 2 रिएक्शंस में आते हैं हमारे पास। इस तरह स्टाइलेशन ये भी एक रिएक्शन है ठीक है। स्टाइलेशन रिएक्शन ये भी फेज़ 2 रिएक्शंस में आता है हमारे पास। इस तरह जो मिथाइलेशन है ठीक है, मिथाइलेशन रिएक्शन। इस तरह डीअमीनेशन रिएक्शन ये सारे के सारे जो है ये फेज़ 2 रिएक्शंस में आते हैं। इसको हम कहते हैं फेज़ 2 रिएक्शंस। और इस फेज़ 2 रिएक्शंस को साइंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। साइंथेटिक रिएक्शंस भी इसको कहते हैं। कंजुगेशन रिएक्शंस पे चलते हैं। कंजुगेशन रिएक्शन में एंडोजिनस हमारे बॉडी के अंदर बाज़ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ठीक है जो कि ड्रग से कंबाइन होते हैं, तो उस रिएक्शंस को हम कंजुगेशन रिएक्शंस कहते हैं। फेज़ 2 रिएक्शंस का मतलब भी ड्रग को नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करना है ठीक है। मतलब एक ड्रग है, लिफोफिलिक ड्रग है ठीक है, बॉडी से एलिमिनेट करना है उसको, तो हम फेज़ 1 रिएक्शन करते हैं। इसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो फेज़ 1 रिएक्शन से उन ड्रग्स को फास्ट करते हैं। जब ड्रग्स सफिशेंटली पोलर हो तो फेज़ 2 रिएक्शंस फिर नहीं होते हैं ठीक है, बस ड्रग जो है वो वैसे ही एलिमिनेट होते हैं। अगर फेज़ 2 रिएक्शंस के बाद भी ड्रग्स सफिशेंटली पोलर ना हो ठीक है और मतलब एलिमिनेट नहीं होते तो फिर फेज़ 2 रिएक्शन में वो ड्रग्स एंटर होते हैं। फेज़ 2 रिएक्शंस भी ड्रग्स को नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करते हैं। कंजुगेशन रिएक्शन में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे जिस्म के अंदर एंडोजिनस कंपाउंड्स होते हैं ठीक है, वो ड्रग से कंबाइन होते हैं तो ड्रग जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। कंजुगेशन रिएक्शंस जो है इनमें एंडोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, एंडोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं ठीक है। कंपाउंड्स जो है दे कंबाइन with drugs to make them polar and hydrophilic ठीक है। ये जो एंडोजिनस कंपाउंड्स है हमारे बॉडी के अंदर ये ड्रग से कंबाइन होते हैं। मकसद इस कम्बिनेशन का क्या होता है फेज़ 2 रिएक्शंस का? इसका मतलब ये होता है कि ड्रग्स जो है ये पोलर से नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिफोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाए ताकि बॉडी से ये इजीली एलिमिनेट हो। कंजुगेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि
सैलिसिलिक एसिड जो है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इस सैलिसिलिक एसिड जो है ये बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड है, एंडोजिनस कंपाउंड है, ठीक है, जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो कि सैलिसिलिक एसिड से कंबाइन होता है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड प्लस ग्लाइसिन जो है ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो होगा सैलिसाइल सैलिसाइलोरिक एसिड। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि ग्लाइसिन और सैलिसिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से वजूद में आता है। सैलिसिलिक एसिड जो है, सैलिसाइलोरिक एसिड जो है ये मोर पोलर है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है और इजीली बॉडी से एलिमिनेट होता है। मतलब सैलिसिलिक एसिड का जो एलिमिनेशन है वो कंजुगेशन रिएक्शन से होता है। कंजुगेशन रिएक्शन, इसका कंजुगेशन हो जाने के बाद ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और बॉडी से एलिमिनेट होता है। ये एग्जांपल है हमारे पास। इस तरह एक और एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल थी, दूसरी एग्जांपल जो है वो है सैलिसिलिक एसिड जब ग्लूकुरोनाइड ये एक एंडोजिनस कंपाउंड है, ठीक है, ये जब सैलिसिलिक एसिड से कंबाइन होता है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आता है, ठीक है, सैलिसाइल ग्लूकुरोनाइड ये प्रोडक्ट होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कंजुगेशन रिएक्शंस है। ये रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शंस जो है ये कंजुगेशन रिएक्शंस है जो कि लीवर में होते हैं, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट जो है ये सैलिसिलिक एसिड इन रिएक्शंस के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट होता है, ठीक है। पहले रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड ग्लाइसिन से कंबाइन हो जाने के बाद सैलिसाइलोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ठीक है, जो कि इजीली एलिमिनेट होता है। दूसरे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड प्लस ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन के जरिए सैलिसाइल ग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट होता है, जो कि भी पोलर कंपाउंड है और बॉडी से इजीली एलिमिनेट होता है। तो ये हो गया कंजुगेशन रिएक्शन। इसके बाद हम चलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन पे। एसिटाइलेशन रिएक्शन जो है ये भी फेज 2 रिएक्शन में से एक रिएक्शन है, ठीक है। एसिटाइलेशन रिएक्शन में भी एसिटाइल ग्रुप जो है ये एक ड्रग को ऐड करते हैं, ठीक है, बॉडी, या ताकि वो ड्रग जो है वो भी नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो और बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो सके। इसलिए एसिटाइलेशन रिएक्शन भी होता है बाज़ टाइम। तो इसके अंदर होता है कि हमारे पास एसिटाइलेशन रिएक्शन में ये भी कम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ड्रग। जब एक ड्रग के साथ एसिटाइल ग्रुप कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद अ ड्रग, जब एसिटाइल ग्रुप एक ड्रग के साथ कंबाइन हो जाए तो इस रिएक्शन को हम एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं और ये एसिटाइलेशन रिएक्शन भी लीवर में होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास होगा, हमारे पास एक ड्रग है प्रोकेनामाइड, ये एक ड्रग है, ठीक है। जब इसका एसिटाइलेशन हो जाए, एसिटाइलेशन रिएक्शन जब प्रोकेनामाइड का हो जाए तो ये कन्वर्ट होता है एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो कि बॉडी से इजीली एलिमिनेट होता है। थर्ड रिएक्शन जो है वो है डीमिथाइलेशन, जिसमें एक मिथाइल यानी CH3 ग्रुप जो है वो ड्रग से रिमूव होता है, तो वह भी पोलर बन जाता है, फिर बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो सकता है ऐसे ड्रग्स, ठीक है। और जो चौथा रिएक्शन है वो डीओमिनेशन है। थर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास वो है मिथाइलेशन रिएक्शन। और इस मिथाइलेशन भी बाज़ ड्रग का होता है मिथाइलेशन,
मिथाइलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इस रिएक्शंस में इसमें होता है कि या तो मिथाइल ग्रुप, इन केस ऑफ डीमिथाइलेशन जो है मिथाइल ग्रुप ड्रग से रिमूव होता है, एंड इन केस ऑफ मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप जो है ये ड्रग को ऐड होते हैं। इन दोनों मिथाइल ग्रुप का रिमूव होना या मिथाइल ग्रुप का ऐड होना, इनका मकसद ये होता है कि ड्रग जो है ये सफिशेंटली पोलर हो, ठीक है, ताकि बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो सके। तो इन केस ऑफ डीमिथाइलेशन जो है, डीमिथाइलेशन CH3 यानी मिथाइल ग्रुप एज रिमूव्ड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मिथाइलेशन CH3 यानी मिथाइल ग्रुप एज एडेड टू ड्रग, ठीक है, टू ड्रग। यहाँ पर जो है डीमिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप ड्रग से रिमूव होता है, ठीक है, और मिथाइलेशन में मिथाइल यानी CH3 ग्रुप जो है ये ड्रग को एडेड होते हैं। इन दोनों रिएक्शन का मकसद यही एक होता है कि ड्रग को नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो। जो चौथी रिएक्शन है वो है डीअमीनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीअमीनेशन रिएक्शंस जो है इनमें क्या होता है, इनमें जो अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप जो है ये ड्रग से रिमूव होता है, ठीक है। इसको डीअमीनेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो अमाइनो ग्रुप है ये ड्रग से रिमूव होता है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम अ ड्रग, ठीक है। एक ड्रग है, इसके अंदर NH2 ग्रुप है, तो ये NH2 ग्रुप लीवर में उन ड्रग से रिमूव होते हैं, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को हम डीअमीनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन लीवर में होता है और जो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनका डीअमीनेशन लीवर में होता है। वो हमारे पास डीअमीनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड, ठीक है, और ये अमीनो एसिड का फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ठीक है, अमीनो एसिड के। इसके अंदर एक NH2 ग्रुप है, कार्बन है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पर R ग्रुप है, यहाँ पर जो है COOH है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला के अंदर यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। ये NH2 ग्रुप जो है ये लीवर में रिमूव होता है इस तमाम अमीनो एसिड से, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम डीअमीनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गई फेज 2 के रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास कंजुगेशन रिएक्शंस है, स्टाइलेशन है या मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन। इसके अलावा डीअमीनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ये सारे रिएक्शंस फेज 2 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे, हमारे पास ऐसे केसेस है, ठीक है, जिसमें बाज़ ड्रग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 रिएक्शन से गुजरते हैं। फेज 1 रिएक्शन से गुजरने के बाद वो ड्रग्स इतनी सफिशेंटली पोलर होते हैं कि वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट होते हैं, तो उन ड्रग्स में फेज 2 रिएक्शन फिर नहीं होता है, ठीक है। बाज़ ड्रग ऐसे हैं जो कि फेज़ 1 रिएक्शन से पहले गुजरते हैं, बाद में वो सफिशेंटली पोलर नहीं होते, इसलिए वो फेज़ 2 रिएक्शन में एंटर होते हैं और फेज़ 2 रिएक्शन हो जाने के बाद वो ड्रग्स बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। बाज़ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फेज़ 2 रिएक्शन पे डायरेक्टली एंटर होते हैं, उनमें फेज़ 1 रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। फेज़ 2 रिएक्शन में एंटर होते हैं और फेज़ 2 रिएक्शन हो जाने के बाद वो बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं। तो अब वो उन केसेस पे चलते हैं, ठीक है, कि हमारे पास बाज़ ऐसे केसेस है जो कि ऐसे ड्रग्स है जिनमें सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 रिएक्शन होता है। बाज़ ड्रग्स ऐसे हैं जिनमें फेज़ 2 रिएक्शन भी होता है फेज़ 1 रिएक्शन के बाद। एंड सम ड्रग्स वी हैव दैट they first from phase 1 and secondly they first from phase 2 reaction, so they then become sufficiently polar that they can be eliminated from the body easily, ठीक है। We have 4 or 5 cases here. Case 1 and case 1 I can write here that we have some drugs that first from phase 1 reaction only, phase 1 reaction. Let's suppose this is drug, okay. Drug goes straight to phase 1 reaction,
and then eliminate it. Then eliminate it from the body. Eliminate it. Eliminate it. Okay. This is case 1. And case 2. In case 2. In case 2, let's suppose this is a drug. This is a drug, and drug is first through phase 1 reaction, then phase 2 reaction, and then drug is eliminated. Eliminated. Okay. And in case 3, we have, let's suppose this is drug, okay, and they first only from phase 2 reaction, and then they are sufficiently polar so they can be easily eliminated. And case 4, let's suppose this is drug. Phase 2 reaction can firstly happen. Phase 2, some drug falls from phase 2 firstly, and then they fall from phase 1 reaction. Phase 1 reaction. So after the completion of phase 1 reaction, they are easily eliminated, mean they are sufficiently polar so they can easily be eliminated out of the body and eliminated. And case 5, we have case 5 as well. In case 5, there are certain drugs which can easily be eliminated without going them to phase 1 and phase 2 reactions. Mean there are no Fourier transformation reaction in those drugs, and they can easily be eliminated out of the body without having any kind of reactions. Mean they, let's suppose this is a drug. This can be simply eliminated without the involvement of any reaction. So we have just 5 cases here. Case 1, a drug can only force through a phase 1 reaction, and after completion of phase 1, these drugs are sufficiently polar that they can be easily eliminated out of the body. And case 2, some drugs, when they complete their phase 1 reactions, they are not sufficiently polar, so they get enter into phase 2 reactions. After completion of phase 2 reaction, they are easily eliminated. And case 3, we have some drugs that they don't need phase 1 reaction, they can easily be eliminated after completion of phase 2 reactions. Mean they are sufficiently polar when phase 2 reaction is completed, and those drugs so they can easily be eliminated. And case 4, phase 2 reaction happen first, and phase 1 reactions come after phase 2 reactions. So these 2 types of reactions are involved in case 4, but phase 2 reactions happen firstly, and after phase 1 reaction occur, then the drugs are sufficiently polar, they are enough polar so they can easily be eliminated. While in case 5, we have some drugs that they don't need any kind of reaction in the body, they are removed, they are eliminated as such from the body in intact form, unchanged form, they are not converted into metabolites. So we have just 5 cases here. Now we would like to go straight to the factors affecting drug metabolism. Factors affecting drug metabolism. Factors affecting drug metabolism. We have certain factors of any person that affect the metabolism of an individual. Those factors affecting drug metabolism. Factors affecting drug metabolism. The first factor is the age. Age is the age. As I have already told you that adults can metabolize drugs a more better way as compared to children and elderly or aged patients. Why? Because adults have strong, as I have already told you, they have strong metabolic activities, they have more muscles, they have more muscular activities, they are more involved in the routine activities, so they metabolize drug
in better way as compared to the children and aged persons. So age is one of the factors which affect drug metabolism. Means I can write here that adults have better metabolism, better metabolism, while children plus aged patients have slower metabolism. So in these cases, to children and elderly patients or aged patients, we should decrease the dose of drug as compared to the adults. The second factor is gender, or we can say sex. This is the second factor. This is the first factor. We have two types of genders. One is male and other is female. So males can metabolize drugs in better way. They can metabolize the drug better as compared to the female. Why? What's the reason behind this? So reason is that male have, as I have told you, they have more muscles. They have more HB level than female. They are more involved in the routine activities. They have less amount of fats in their bodies. So males have more better metabolism, and females have less metabolic activities mean they have slow or less metabolism of drug. They can metabolize the drug not in sufficient way as compared to men. The third factor is, this was the first, this was the second, and the third factor is genetics is the third factor. ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर एक बॉडी है, एक इंडिविजुअल है, ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है. बहुत इंडिविजुअल ऐसे हैं, बाज़ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका जो जेनेटिक है वो जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं, इनमें बाज़ एंजाइम्स वो होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रग्स को इजीली मेटाबोलाइज करते हैं. लेकिन सम इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनमें बाज़ एंजाइम्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रग्स मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. इस तरह उन इंडिविजुअल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़रा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू सम अदर इंडिविजुअल. इन इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैज़ हियर द fast acetylator and slow acetylator. We have two groups of human. One we call the fast acetylator, while the second group is called slow acetylator. So in fast acetylator, the acetylation process is fast as compared to the slow acetylator. The slow acetylator they slowly acetylates these drugs. Slow plus fast acetylators. Okay, and the fourth factor is the liver disorder or hepatic disorders. As we know, जैसा कि हमें पता है कि ये मेटाबॉलिज्म जो है ये लीवर में होता है, ठीक है. अगर लीवर डैमेज है, लीवर ख़राब है, तो मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होगा. फिर तो हमें क्या करना होगा, उस सूरत में हम डोज को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि लीवर जो है वो डैमेज है, जैसा कि हेपेटाइटिस सी या लीवर के कैंसर या निक्रोसिस या सिरोसिस, ये जितने भी डिजीज़ है लीवर के, इनके सिचुएशन में हमें ड्रग के डोज को डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है. So dose is decreased. Dose is decreased in case of hepatic disorders. And the last factor and the fifth factor is the route of drug administration.
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। आईवी ड्रग्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, ठीक है, क्विकली वो ड्रग्स मेटाबोलाइज होते हैं जो कि हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ओरल ड्रग जो है उनका मेटाबॉलिज्म ज़रा स्लो होता है, ठीक है। इस तरह जो CS है उनका मेटाबॉलिज्म भी ज़रा स्लो है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं।